Hello everyone, my name is Prashant Singh and welcome you all in the next video of SQL. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे SQL के कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही एसेंशियल होता है जब आप किसी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हो। इस केस में कुछ नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है और इस नॉर्म्स के बेस पे ही हम एक रिडंडेंस और हाई क्वालिटी डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है टू जनरेट द टू डेवलप द नॉर्मलाइज डेटाबेस। ये क्या प्रोसेस होता है बेसिकली, जब भी आप किसी डेटाबेस को डेवलप करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि उसमें डुप्लीकेट्स डेटा कम से कम हो, आपके कैंडिडेट्स की, प्राइमरी की, ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो किए गए हो। तो बेसिकली डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको यूज़ किया जाता है टू ऑर्गेनाइज्ड ए डेटाबेस इनटू स्ट्रक्चर टेबल टू रिड्यूस द। बेसिकली इसका काम होता है, एक प्रोसेस है जो डेटाबेस वो ऑर्गेनाइज डेटाबेस को स्ट्रक्चर टेबल को बनाने में किया जाता है, जो रिड्यूस करता है क्या, रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा और अननेसेसरी चीज़ें क्यों, ठीक है। जो भी जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती है हमारे डेटाबेस को जनरेट कर, डेटाबेस को डेवलप करने में, जैसे कोई डुप्लीकेट डेटा है, जो ऐसी डेटा है जिसको हम अलग अलग पीस ऑफ टेबल में अगर हम उसको स्मॉल स्मॉल टेबल में अगर हम उसको स्टोर कर दें तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकती है और डुप्लीकेट डेटा को भी रिड्यूस कर सकती है। तो उसके लिए ये उस चीज़ को ये रिड्यूस करती है, नॉर्मलाइजेशन इम्प्रूव करती है डेटा की क्वालिटी को। बेसिकली आपकी डेटा की ओवरऑल क्वालिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करती है इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। डेटा में इंटीग्रिटी आती है। इंटीग्रिटी का मतलब है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, हाई क्वालिटी रहेगी। इसका मतलब होता है इंटीग्रिटी का। इसका मेन गोल होता है बेसिकली टू रिड्यूस द डुप्लीकेशन इन द डेटा। नॉर्मलाइजेशन का जो मेन गोल होता है वो होता है कि आपके डेटा से डुप्लीकेशन को कम करना, ठीक है। मेक द डेटाबेस मोर एफिशिएंट, ताकि आप मेक द डेटाबेस मोर एफिशिएंट, ताकि आप एक नॉर्मलाइज्ड और एक ऑप्टिमाइज सिक्वल क्वेरी को उसमें रन कर सको और एक लार्ज डेटा सेट को, लार्ज टेबल को स्मॉल स्मॉल टेबल में डिफ्रेंशिएट करना, जिससे आप रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट करके ज्वाइन लगा के उस क्वेरी के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव कर सको। मैंने एक ही बार में बोल दिया, फिर से बोलता हूँ। इसका मेन जो गोल होता है बेसिकली वो होता है डेटा के डुप्लीकेट्स को कम करना, ठीक है। डेटा के डुप्लीकेट को कम करता है। दूसरा, मेक द डेटा बेस मोर एफिशिएंट बाय डिवाइडिंग द लार्ज टेबल इनटू स्मॉल। बेसिकली क्या करता है, डेटा बेस को मोर एफिशिएंट बनाता है। एफिशिएंट बनाने का मतलब क्या होता है कि उसकी एफिशिएंट का मतलब होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देता है। कैसे, तो लार्ज टेबल जो होते हैं उसको स्मॉल टेबल में कन्वर्ट करके ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि वो एक रिलेशन, अपने में एक रिलेशन बना ले, ताकि उसको हम बाद में क्वेरी के थ्रू ज्वाइन करके एक प्रॉपर डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर ले से और एक प्रॉपर डेटा को हम रिट्रीव कर सकें। फॉर एग्जांपल के लिए बात करते हैं, आपके पास कुछ डेटा है, उस डेटा में आपके पास जैसे कस्टमर कोड है, कस्टमर नेम है, एज है, जेंडर है, देन ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट डिटेल है। यहाँ पे आप कस्टमर डेटा को एक अलग टेबल में रख सकते हो कस्टमर आईडी के थ्रू, ठीक है। और ये ऑर्डर से रिलेटेड डेटा को आप अलग रख सकते हो, ताकि आपका कस्टमर का डिटेल रिपीट ना हो बार बार। आप एक कस्टमर आईडी और कस्टमर कोड के थ्रू दोनों को कंबाइन कर सकते हो। अगर जब भी आपको पूरी डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी हो, फेच करनी हो, तो आप क्या करोगे, दोनों टेबल में एक आप कस्टमर कोड का यूज़ करोगे, उसके थ्रू आप कनेक्ट करोगे। तो ये होता है बेसिकली एक लार्ज डेटा सेट को स्मॉल स्मॉल टेबल में कन्वर्ट करना, सच ए वे दैट कि हम बाद में उन टेबल को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ऑल्सो सिक्वल की क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है,
ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आपका जो सिक्वल क्वेरी है जब वो डेटा बेस में वर्क बेंच पे रन हो तो वो कम टाइम लगे एग्जीक्यूशन में, रन टाइम एरर ना आए, या आपका डेटा बेस या वर्क बेंच क्रैश ना हो। आप ऐसा क्वेरी लिखते हो, ऐसा ऑप्टिमाइज क्वेरी लिखते हो कि आपका परफॉर्मेंस हाई हो, आपकी जो रिसोर्स की कंजप्शन है उसका कम यूज़ करे। तो नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस अगर आपका होगा तो क्वेरी को भी ऑप्टिमाइज करेगी, आपका प्रोसेस रन करने में, क्वेरी को रन करने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेज, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन करने के क्या क्या नॉर्म्स हैं उनको पहले देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आता है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटाबेस कैन अचीव बाय मल्टीपल स्टेज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म्स। तो नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली आप मल्टीपल मल्टीपल स्टेज में अचीव कर सकते हो। मल्टीपल स्टेज में आपका अचीव होता है, आपका जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है डेटाबेस को, उसको आप मल्टीपल स्टेज में क्या करते हो, अचीव करते हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। तो सबसे पहले आता है 1NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, दिस इंश्योर ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू। ये इंश्योर करता है कि हर एक कॉलम में सिंगल वैल्यूज हो। ठीक है, ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड नो कॉलम शुड हैव मल्टीपल लेवल्स, मीन्स नो रिपीटिंग ग्रुप्स। मतलब ईच रिकॉर्ड जो है आपका वो अपने आप में यूनिक हो। ठीक है, पहला क्या होता है 1NF में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, उसमें क्या होता है कि आपका जो ईच कॉलम हो वो एटॉमिक हो, मीन्स इंडिविजुअल हो, उसमें कोई भी अदर डेटा नहीं हो। ठीक है, आगे एग्जांपल में समझेंगे कि एटॉमिक का मतलब, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। ईच रिकॉर्ड जो हो आपका यूनिक हो। ठीक है, शुड नॉट कंटेन मल्टीपल लेवल्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। ईच कॉलम कंटेन द इंडिविजुअल वैल्यू, ईच एंट्री इन द कॉलम इज द सेम टाइप ऑफ डेटा। लेट्स से आपका एक कॉलम है जिसमें आपने डेटा टाइप जो है आपने वेरकर डिफाइन किया है, उसमें आप एड्रेस या पिन कोड सेव कर रहे हो। अब उस वाले पिन कोड वाले कॉलम में आप मोबाइल नंबर, जैसे आपने पहला एंट्री जो किया डेटा का, उसमें आपने डाला क्या, पिन कोड, और दूसरा वाला जो आपने एंट्री किया वो आ गया फ़ोन नंबर। तो ये आपका इंटीग्रेटेड डेटा नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आपका डेटा है उसमें ईच एंट्री इन द कॉलम इज नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने एक एंट्री जो आपने की वो किया आपने पिन कोड, दूसरा किया आपने मोबाइल नंबर। सो इससे क्या हुआ, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा जो है लूज हो गई, एक्यूरेसी डेटा की कम हो गई। ठीक है, तो ये इंश्योर करना है कि पिन कोड वाले कॉलम में सिर्फ हम पिन कोड ही सेव करें, एड्रेस वाले में सिर्फ एड्रेस ही सेव करें। ठीक है, नेक्स्ट, ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड नो कॉलम शुड हैव रिपीटिंग ग्रुप ऑफ अरे। ये इंपॉर्टेंट है, ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक, हर एक रिकॉर्ड अपने आप में यूनिक हो, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। कैसे, वो हम समझेंगे। एंड नो कॉलम शुड हैव अ रिपीटिंग ग्रुप और अरे, किसी कॉलम के अंदर ग्रुप ऑफ डेटा नहीं हो। जैसे कि फ्रूट्स, आपका एक कॉलम है फ्रूट्स, तो एक ही रो में आपने लिखा बनाना कॉमा गावा कॉमा पॉमीग्रेनेट कॉमा, ऐसा नहीं लिखना है। बनाना, नेक्स्ट वाले रो में पॉमीग्रेनेट, नेक्स्ट वाले में एप्पल, ऐसे करके सीरीज में आनी चाहिए। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट वायलेट 1NF बिकॉज नॉन एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो डेटा है, एक सेकंड में पहले इसको इरेज कर दूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी ना हो, नहीं तो अगर ये अंडरलाइन रहेगा तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, मानते हैं कि हमारा एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल में क्या है, हमारे पास एक कस्टमर आईडी है जो कि 1 2 3 है। ठीक है, नेम जॉन एलिस एंड बॉब है। फ़ोन नंबर आपका यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है, ये, और इसी के साथ दूसरा फ़ोन नंबर है ये। ठीक है, ये एक ही फ़ोन नंबर है, अगर यहाँ पे एक फ़ोन नंबर है और इसी के साथ दूसरा फ़ोन नंबर है। ठीक है, देन सिटी, अलग अलग नेम, अलग अलग पर्सन के अलग अलग सिटीज़ हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए इसके रूल्स को एक बार फिर से समझते हैं।
इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है 1NF का ईच कॉलम कंटेन इंडिविजुअल वैल्यू। तो कस्टमर आईडी इंडिविजुअल है 1 2 3, नेम भी इंडिविजुअल है जॉन, एलिसन, बॉब, बट हमारा फ़ोन नंबर जो है वो इंडिविजुअल नहीं है। एक रो नंबर 1 में आपके 2 फ़ोन नंबर एक साथ है, तो ये हो गया वायलेशन। ये जो है इस वाले 1NF को मीट नहीं करता है, ठीक है, तो यहीं पे वायलेशन हो गया। नेक्स्ट, ईच एंट्री इन द कॉलम इन द सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप तो है, जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ही है, नेम है तो नेम है, कस्टमर आईडी है तो सिर्फ कस्टमर आईडी यहाँ पे है, और सिटी है तो सिर्फ सिटी है, तो ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है। ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई, मस्ट बी यूनिक, और यूनिकली आइडेंटिफाई और मस्ट बी यूनिक। हर एक रिकॉर्ड आपका यूनिक होना चाहिए, और वो है भी। कैसे है, चलिए इसको समझते हैं कि हर एक रिकॉर्ड यूनिक कैसे है। अपने आप में यूनिक होनी चाहिए। तो अगर आप इस वाले रिकॉर्ड को अगर आप देखते हो, ये अपने आप में यूनिक है। क्यों? ये कस्टमर आईडी जो है 1 है, और ये कस्टमर आईडी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कस्टमर आईडी 1 के लिए ही है। तो ये डेटा दूसरे वाले से अलग है। अगर कस्टमर आईडी 2 का जो डेटा है वो यूनिक है 2, 1 और 2 से, क्योंकि इसका डेटा आप अगर देखोगे तो यूनिक है, क्योंकि कस्टमर 2 का पहले तो ऑर्डर आईडी 2 से आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड बस इसका नाम अगर आप देखोगे तो वो भी अलग है, एंड सिटी भी अलग है, फ़ोन नंबर भी अलग है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बातचीत जैसे डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, किसी और का नाम भी एलिस हो सकता है, कोई और भी लॉस एंजलिस में रह सकता है, लेकिन कस्टमर आईडी यूनिक है ना। कस्टमर आईडी के थ्रू आप उस डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो डेटाबेस में लॉस्ट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर लेट्स से डेटाबेस में टेबल में क्वेरी लिखते हो तो ऐसा नहीं, कोई डेटा आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। उसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, या तो आप फ़ोन नंबर से या फिर कस्टमर आईडी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तो सही है, ठीक है। सेम रूल अप्लाई होता है थर्ड के लिए भी, बट ओनली वन चीज़ है यहाँ पे, एक ओनली प्रॉब्लम है यहाँ पे जो 1NF को वायलेट कर रहा है, वो है ग्रुप ऑफ डेटा इन 1 रो। ये नहीं होना चाहिए। इसको कैसे तो करेक्ट किया जाए? इसको करेक्ट करने का तरीका है, पहले मैं इसको हटा दूं, नहीं तो ये आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा समझने में। उसका एक ही तरीका है, वो तरीका है आपका कि हर एक फ़ोन नंबर को आप अलग अलग स्टोर करो। ये देखो मैंने अलग अलग यहाँ पे स्टोर किया है, ये फ़ोन नंबर सिर्फ इसमें है, दूसरा तो इसमें कॉमा के साथ था, उसको मैंने यहाँ पे स्टोर किया। अगर आप देखोगे तो 5551234, 5551234 और 5555678 यहाँ पे आ गया, राइट। अगेन ये सेम था, ये दोनों यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जॉन, मैंने बोला कि नेम डुप्लीकेट भी हो सकता है, क्योंकि एक फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर के एक ही नेम थे, तो 2 बार आया ये, राइट। अगर कस्टमर आईडी क्या हुआ, जॉन का कस्टमर आईडी 1 था और फ़ोन नंबर हमारा 2 बार हुआ, तो ये कस्टमर आईडी भी रिपीट हो गया, करेक्ट। अगेन यहाँ कस्टमर आईडी 3 भी रिपीट हो गया, राइट। बट क्या अब हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? फ़ोन नंबर से। फ़ोन नंबर एक ऐसा की है यहाँ पे जो एज अ प्राइमरी की रोल निभाता है। कैसे? तो प्राइमरी की इसलिए यह है कि इसके ईच एंड एवरी रो हैं जो यूनिक है, इसके ईच एंड एवरी रो आपके यूनिक है। ये डेटा अलग है, ये डेटा भी अलग है, ये डेटा अलग है, ये डेटा अलग है, एंड नीचे वाला डेटा भी अलग है, नीचे वाला डेटा भी अलग है, राइट। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको मिटाते हैं। हाँ, तो आपका हर एक डेटा आप देखोगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये फ़ोन नंबर ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इसके थ्रू हमारा ईच रिकॉर्ड का मतलब है ईच रो यूनिक बन जा रहा है, ठीक है। ईच रिकॉर्ड को हम फ़ोन नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे 1NF के वायलेशन को ब्रेक नहीं करता है, उसको ये मीट करता है, ठीक है। ईच रो हैविंग एटॉमिक, क्या था वह रूल? ईच रो हैविंग एटॉमिक वैल्यूज, ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यूज, ईच कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यूज, वो कर भी रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज है, ग्रुप नहीं है। दूसरा, ईच एंट्री इन द कॉलम इज द सेम डेटा टाइप है,
फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर ही है, नेम है तो बस नेम है, कस्टमर आईडी तो कस्टमर आईडी है, सिटी है तो बस सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच रिकॉर्ड मस्ट बी, ईच रिकॉर्ड मतलब ईच रो मस्ट बी यूनिक एंड नो कॉलम शुड हैव अ रिपीटेशन ग्रुप ऑफ अरे। आप देखो ईच रो जो है आपका यूनिक है, क्यों? क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर के साथ इसको यूनिकनेस आ रही है, राइट। और कॉलम भी, कॉलम में नो कॉलम शुड हैव रिपीटिंग ग्रुप ऑफ अरे, रिपीटिंग ग्रुप ऑफ अरे तो है नहीं कॉलम में, सारे इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। तो ये हुआ हमारा 1NF का एग्जाम्पल और उसको स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2NF के बारे में। 2NF क्या होता है बेसिकली, तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। 2NF क्या बोलता है? इट इज बिल्ड ऑन द 1NF, ये जो है 1NF के ऊपर ही बना है रूल। इंश्योरिंग ऑल नॉन की कॉलम आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, मतलब कहने का ये है कि सारे के सारे नॉन की डेटा, नॉन की मतलब ऐसे डेटा जो प्राइमरी की नहीं हो, वो प्राइमरी की के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। दिस एलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। आपके कॉलम में, आपके डेटा में, लेट्स से आपके डेटा में जो भी टेबल्स हैं, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। ये टेबल हो गया हमारा, लेट्स से रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, देन स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ठीक है, एंड एड्रेस एंड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 एंड 3, लेट्स से बॉब, डेविड, केविन, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस में, लेट्स से न्यूयॉर्क, ठीक है। देन नेक्स्ट ले लेते हैं मुंबई, नेक्स्ट लेते हैं लेट्स से स्पेन, क्लास लेट्स से 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारा रोल नंबर है, ये हमारा प्राइमरी की कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है, वो कभी रिपीट नहीं होता। आप बोलोगे क्लास भी तो यूनिक है, 4 5 6, डेफिनेटली, बट इन फ्यूचर अगर मैं और भी डेटा को इसमें ऐड करूं तो शायद कोई स्टूडेंट हमारा क्लास 4 से निकल जाए, कोई 5 से निकल जाए, कोई 6 से निकल जाए, राइट। तो वहाँ पे वो डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। और प्राइमरी की का रूल है, ऑल द डेटा शुड बी यूनिक इन द रोज एंड नॉट नल, ठीक है। हर एक डेटा जो है अपने आप में यूनिक होनी चाहिए और नो नल होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही है जो कभी भी सेम नहीं होता 2 और 2 से ज़्यादा स्टूडेंट का, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी नॉन की डेटा है, लाइक स्टूडेंट नेम, एड्रेस और क्लास, इसको हम रोल नंबर के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर पाए। यही हमारा 2NF रूल कहता है, ठीक है। 2NF रूल यही कहता है कि हमारा नॉन की डेटा प्राइमरी के थ्रू ही आइडेंटिफाई हो, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं इस पे। ओके, तो इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास एक डेटा है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट इज ए 1NF बट वायलेट्स 2NF ड्यू टू पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी की यहाँ पे अगेन ये बोलता है कि 2NF बोलता है हमारा कि पार्शियल डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑर्डर आईडी 101 101 102, प्रोडक्ट आईडी 121, कीबोर्ड
वन की प्रोडक्ट आईडी वन का की प्रोडक्ट आईडी वन का जो प्रोडक्ट है वो है कीबोर्ड, प्रोडक्ट आईडी टू का है माउस एंड प्रोडक्ट आईडी वन का अगेन है कीबोर्ड। सो हमारे पास दो प्रोडक्ट आईडी है, वन एंड टू, वन का हो गया कीबोर्ड, टू का हो गया माउस। ठीक है, ये हो गई क्वांटिटी और सप्लायर। तो कीबोर्ड का सप्लायर ए है और की माउस का सप्लायर बी है, राइट। नाउ अब लेट्स से अगर मैं ऑर्डर आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ कि हमारा प्राइमरी की है, तो इसके थ्रू आप बेसिकली लेट्स से क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो क्वांटिटी है वो ऑर्डर आईडी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, राइट। ऑर्डर आईडी एंड क्वांटिटी, ठीक है। एक और चीज, आपका जो ये प्रोडक्ट आईडी है वो एक्चुअली पार्शियली डिपेंडेंट है। आप अगर यहाँ पे चेक करोगे कि पार्शियली डिपेंडेंट है, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्ट आईडी ऑर्डर आईडी वन जो है 101, ये प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू दोनों को बाय कर रहा है। मतलब ऑर्डर आईडी वन और 101 के अंदर दो प्रोडक्ट को बाय किया गया, वन एंड टू को, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं आ पा रही है अगर आप देखो तो, ठीक है। ईच रो अगर हम अगेन 101 लेते हैं यहाँ पे, तो क्या ये यूनिकली हर एक कॉलम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है? 101 में हमारा कीबोर्ड भी आ रहा है, 101 में हमारा माउस भी आ रहा है, राइट। 102 में अगर हमारा कीबोर्ड आ रहा है, तो अगर मैं सिर्फ ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की मान रहा हूँ और इसके थ्रू, पहले तो ये ऑर्डर आईडी हमारा प्राइमरी की नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो नो, नल एंड यूनिक होता है और यहाँ पे ऑर्डर आईडी हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें 101 और 1 को, तो ये हमारा कंपोजिट की बन के प्राइमरी की कहला सकता है, राइट। 101 और 101 प्लस 1, सो 101 1, 1012 1021। अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनती है, लेट्स से अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अगर इसमें प्राइमरी की ढूंढना चाहूँ, तो ना तो ये प्राइमरी की बन पाएगा ना ये बन पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में डेटा रिपीट हो रही है और प्राइमरी की का रूल है कि यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। बट मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1011 1012 1021, तो ये कॉम्बिनेशन ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी जो है हमारे प्राइमरी की, कंपोजिट की बन के हमारे प्राइमरी की रोल को निभा सकता है। बट इसके थ्रू क्या हम बाकी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं इजीली? अगर आप देखोगे हमारा जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, और ये हमारा सप्लायर, ये इस पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो लास्ट वाला 1021 10, ये है 21, 1021 से ये हम कीबोर्ड रिलेट हो रहा है और 1011 से भी कीबोर्ड रिलेट हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट आईडी और अगर मैं ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को मिला के एक कंपोजिट की, प्राइमरी की बनाता हूं, फिर भी हम ईच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो ये क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट नेम है एंड सप्लायर, वो उनका ऑर्डर आईडी से कोई मतलब ही नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी से डिपेंड करता है, प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि इन टेबल को हम दो अलग अलग टेबल में डिवाइड कर दें, ठीक है। एक ऑर्डर आईडी के लिए, एक प्रोडक्ट आईडी के लिए। सो हमारा टेबल बनेगा सबसे पहले एक ऑर्डर आईडी का 101 एंड 102, ठीक है। उसके अंदर आएगी क्वांटिटी, एक सेकेंड, देखो ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी के अंदर आ गया आपका प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी, ठीक है। 101 101 एंड 102। 101 के अंदर आपका प्रोडक्ट आईडी 1 आ गया एंड 2 भी आ गया एंड क्वांटिटी 5 एंड 10 आ गया, ठीक है। एंड प्रोडक्ट टेबल मैंने अलग से बनाया 1 एंड 2। 1 के अंदर कीबोर्ड आ गया एंड सप्लायर ए आ गया। प्रोडक्ट आईडी 2 के अंदर आपका माउस आ गया एंड सप्लायर बी आ गया। इस तरह से हम अगर इन टेबल को, इस बिग टेबल को अगर मैं दो अलग अलग टेबल में डिफाइन कर दूं, तो यहाँ पे बेसिकली एक 2NF नॉर्मलाइजेशन को फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी की है वो नॉन की कॉलम्स को डायरेक्टली क्या कर रहा है, नॉन की वाले जो कॉलम्स हैं वो प्राइमरी की पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है।
अगर आप बोलोगे इस वाले केस में तो ऐसा नहीं है, ये तो प्राइमरी की बन ही नहीं रहा है, ये प्राइमरी की नहीं बन रहा है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दो प्राइमरी की बन रहा है ना, तो उस केस में हम इस क्वांटिटी को ये हमारा क्वांटिटी उस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा या नहीं होगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ 1011 1012 एंड 1021, अगर मैं 1012 करूँ तो इससे मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्वांटिटी ही मिलेगी, राइट। अगर मैं सिर्फ 1011 करूँ सिर्फ क्वांटिटी में 5 मिलेगी। अगर मैं सिर्फ 1012 अगर मैं रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करूँ तो इससे हमें क्वांटिटी 10 मिलेगी, इससे हमें 7 मिलेगी। सो दोनों ऑर्डर आईडी या प्रोडक्ट आईडी को मिला के हम यहाँ पे प्राइमरी की बना सकते हैं कंपोजिट की के थ्रू, एंड वो हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा और हमारा क्वांटिटी उस पर डायरेक्टली डिपेंड होगा। और प्रोडक्ट टेबल में ऑलरेडी प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग हमारा क्वांटिटी प्रोडक्ट नेम है एंड सप्लायर है, तो यहाँ पे हमें 1NF और 1NF एंड 2NF दोनों को फॉलो किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स। थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स का, जो इंश्योर करता है कि नॉन की कॉलम आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की बट ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो हमारा है वो बेसिकली एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, सेकेंड NF का, और वो ये करता है कि हमारा जो नॉन की कॉलम मतलब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी थी, सप्लायर था, प्रोडक्ट नेम था, वो सिर्फ प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने आप में भी एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हो, उनका कोई रिलेशन नहीं हो, ठीक है। एंड इट एलिमिनेट द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी व्हेन वन नॉन की कॉलम डिपेंड ऑन द अदर नॉन की कॉलम, ठीक है। ये भी उसको रिमूव कर दे, ये इस चीज को एलिमिनेट कर दे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, वन नॉन की कॉलम डिपेंड ऑन द नॉन की कॉलम्स, मतलब एक ऐसा कॉलम जो कि नॉन की है, मतलब वो प्राइमरी की भी नहीं है और दूसरी की भी नहीं है। वो दूसरी की मतलब क्या नहीं है, वो एक कोई कैंडिडेट की भी नहीं है और लेट्स से किसी तरह का वो कंपोजिट की भी नहीं है। अब कंपोजिट के क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लीज़ लास्ट वाले वीडियो में देख सकते हैं, आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं उसको, ठीक है, समझ सकते हैं। तो बेसिकली 3NF जो हमारा है, 3NF ये बोलता है कि हमारा डेटा नॉन की कॉलम जो है वो सिर्फ प्राइमरी पे ही ना डिपेंडेंट रहे, वो अपने आप ऑल नॉन की आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट इट इन द 2NF बट वायलेट द 3NF। 2NF क्या बोलता है कि हमारा जो नॉन की कॉलम्स हो वो प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, अगर इस टेबल की मैं बात करूँ तो इसमें प्राइमरी की क्या होगा, स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की, राइट। 1 2 3 यूनिक होगा, हर एक स्टूडेंट का आईडी जो है डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, करेक्ट। इसके थ्रू हमारा स्टूडेंट नेम रिलेटेड है। अगर मैं रोल नंबर 1 बोलूँ तो रोल नंबर 1 का कोई नेम स्टूडेंट नेम वाला होगा, राइट। अगर रोल नंबर 3 बोलूँ तो उसका कोई एक स्टूडेंट होगा जो रोल नंबर 3 के अंदर होगा, उसका नेम भी होगा, राइट ना। अब हम बात करते हैं कोर्स के बारे में। क्या ये कोर्स हमारा स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं रोल नंबर 1 बोलूँ तो मैथ भी हो रहा है और रोल नंबर 3 बोलूँ तो भी मैथ हो रहा है, तो वो स्टूडेंट आईडी जो है कोर्स वाले कॉलम को डायरेक्टली क्या नहीं कर रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है यूनिकली, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्टर अगर आप देखोगे तो मैथ का मिस्टर स्मिथ है एंड साइंस का मिस्टर ब्राउन है। अगर मैं मिस्टर स्मिथ बोलूँ तो समझ में आ जाएगा कि मैथ का टीचर है, ठीक है। अगर मिस्टर ब्राउन बोलूँ तो साइंस का टीचर है। तो हमारा जो कोर्स है उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ से, इंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। अगेन हमारा जो इंस्ट्रक्टर ऑफिस है वो भी इंस्ट्रक्टर के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है। अगर मैं बोलूँ मिस्टर स्मिथ मैथ वाला कहाँ बैठा होगा, रूम नंबर 101 में, राइट। अगर डॉक्टर ब्राउन बोलूँ
डॉक्टर ब्राउन, ओके, साइंस वाला कहाँ बैठा होगा? रूम नंबर 102 में, राइट। तो हमारा इंस्ट्रक्टर ऑफिस और कोर्स दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है हमारे इंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इसमें हमारा जो प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है उसका कोर्स और इंस्ट्रक्टर ऑफिस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, देखो यार, इंस्ट्रक्टर ऑफिस डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्टर नॉट डायरेक्टली ऑन द स्टूडेंट आईडी, जो कि एक प्राइमरी की है। वही मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर ऑफिस है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर पे, ना कि स्टूडेंट आईडी पे। तो ये हमारे थर्ड एनएफ को वायलेट कर रही है। क्यों? ये कहता है कि ऑल द नॉन की कॉलम डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की। यही सिर्फ ना हो अपने आप में, ऑल नॉन की कॉलम शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, बल्कि ऐसा है नहीं। अगर मैं स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की डिफाइन किया हूं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है कोर्स को और इंस्ट्रक्टर ऑफिस दोनों को रिलेट कर रहा है अपने आप में। तो ये थर्ड एनएफ को फॉलो नहीं कर पा रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी का एक हम अलग से टेबल बनाएंगे, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्टर का एक अलग से टेबल बनेगा जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्टर होगा एंड देन इंस्ट्रक्टर के थ्रू इंस्ट्रक्टर ऑफिस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में बेसिकली हमारा स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, कोर्स एंड इंस्ट्रक्टर। मैथ, क्योंकि स्टूडेंट जो है मैथ भी पढ़ सकता है और क्या पढ़ सकता है? साइंस भी पढ़ सकता है। उसमें क्या दिक्कत है? एक सब्जेक्ट को दो अलग अलग स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। अगर मैं रोल नंबर 3 बोलूँ तो ये बॉब आएगा और बॉब जो है मैथ पढ़ रहा है, ओके, नो प्रॉब्लम, पढ़ सकता है वो। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है हमारा वो बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एज अ फॉरेन की काम कर रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर टेबल में वो एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर जैसे हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ऑफिस को ऐड करना हो तो इंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डायरेक्टली ज्वाइन लगा के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ नॉर्मलाइजेशन है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। बेसिकली ये एक एडवांस वर्जन है आपका 3NF का, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, जो कि इंश्योर करता है एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब क्या होता है कि इंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करता है एवरी डिटर्मिनेंट इज ए कैंडिडेट की। इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? एक कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, एक कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम जो डिटरमाइन करे द वैल्यू ऑफ अदर कॉलम इज ए कैंडिडेट की। एक कॉलम और a set of column that determines the value of other column is a candidate key। बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कॉलम और कॉलम जो दूसरे कॉलम के वैल्यू को डिफाइन करता हो वो कैंडिडेट की होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं किसी दूसरे कॉलम को डिफाइन कर रहा हूं तो मैं खुद में एक कैंडिडेट की होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैंडिडेट की, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं किसी और इंसान को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तो मेरी वो ओहदा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल आपका, इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कैंडिडेट की क्या होता है। एक की दैट हैव अ यूनिक डेटा इनटू ईच रो एंड दैट कैन बी चूजन एज अ प्राइमरी की। मतलब कैंडिडेट की का मतलब क्या होता है कि ईच रो में आपका यूनिक डेटा हो, ठीक है, उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। ऑलरेडी हमने इसको कवर कर लिया है, आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। और जिसको हम प्राइमरी की भी कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉय आईडी, पैन नंबर, ड्राइवरी लाइसेंस, अकाउंट नंबर। हर एक कैंडिडेट का और हर एक पर्सन का अकाउंट नंबर सेम नहीं होता, मतलब बैंक अकाउंट नंबर, तो वो भी एक प्राइमरी की तरह काम कर सकता है, ठीक है। एंड आधार नंबर हो गया आपका, फ़ोन नंबर, रोल नंबर, ये सारे ऐसे कॉलम्स हैं, ये सारे ऐसे डेटा हैं जो हर एक पर्सन का यूनिक होता है और ये एक कैंडिडेट की के लिए सुटेबल क्या है? कॉलम है, जिसको हम प्राइमरी की भी कंसिडर कर सकते हैं। अब करना या नहीं है, अगर जैसे हमारे टेबल में कोई और प्राइमरी की नहीं हो सकता तो हम उस कॉलम को प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कॉलम है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी या रोल नंबर या फ़ोन नंबर का,
वो अगर दूसरे कॉलम को डिफाइन कर रहा है तो अपने आप में क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, मतलब कि वो अपने आप में यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि लेट्स कंसिडर ए डेटाबेस फॉर स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन विद इन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। मतलब कि एक हम स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हमारा है स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लासरूम। बेसिकली हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, इंस्ट्रक्टर आईडी है एंड इंस्ट्रक्टर का नेम है और क्लासरूम है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लासरूम। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज में जो एक डेटाबेस बनेगा इसमें क्या रहेगा, हमारा प्राइमरी की क्या हो सकता है, स्टूडेंट आईडी हो सकता है एंड कोर्स आईडी भी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो रिलेशन बनेगा पहला वो कस्टमर आईडी, सॉरी स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लासरूम का। ठीक है, यहाँ पे बन गया ये। ठीक है, ये बना। अब इसमें आप देखोगे तो स्टूडेंट आईडी अपने आप में एक प्राइमरी की बना, ये बना या नहीं बना, नहीं बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रहा है। एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, अलग अलग कोर्स में इनरोल कर सकता है, राइट, अलग अलग कोर्स में इनरोल कर सकता है और अलग अलग कोर्स में इनरोल किया। लेट्स से C1 का हमारा इंस्ट्रक्टर जॉन है, वो इंस्ट्रक्टर आईडी आपका क्या होगा, यूनिक होगा उसका I1। लेट्स से हमारा कोर्स आईडी C1 है, C1 को कौन सा इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, जॉन। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है, I1। ठीक है, C2 को कौन पढ़ा रहा है, जॉन स्मिथ। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है, I2। और C3 को कौन पढ़ा रहा है, बॉब जैसॉन, इसका जैनशॉन, उसको कौन उसका इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है, 3। करेक्ट। तो यहाँ पे आप ये चीज़ भी देखो कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर आईडी है वो भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता, राइट, ये भी कैंडिडेट की नहीं हो सकता है। अब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बन सकता क्योंकि ये इस कॉलम को, मेरे कहने का मतलब रिलेशन का मतलब कि ये स्टूडेंट आईडी इस कस्टमर आईडी को भी डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये कंपोजिट की नहीं है, ये यूनिक नहीं है। ये इंस्ट्रक्टर आईडी है, ये इंस्ट्रक्टर आईडी आपका हर एक इंस्ट्रक्टर के लिए यूनिक है, राइट, बट ये अपने आप में यहाँ पर रिपीट हो रहा है, राइट, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक तरह से कंपोजिट की नहीं हो सकता। और हमारा जो क्लासरूम है वो भी एक्चुअली इंस्ट्रक्टर के साथ रिलेट कर रहा है। जॉन डियो का क्लासरूम R101 है और जॉन स्मिथ का R102 है और बॉब जैसॉन का 103 है। तो इंस्ट्रक्टर नेम का क्लासरूम बेसिकली अलग अलग है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सारे के सारे टेबल, सारे के सारे डेटा एक दूसरे से रिलेट कर पा रहा है, डिफाइन कर रहा है, बट वो कंपोजिट की अपने आप में नहीं है। तो ये आपके इस वाले रूल को, जो कि आपका ये है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, इसको वायलेट करता है। इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए आप ये कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आपने एक बेसिकली टेबल बना लिया कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर आईडी का। ठीक है, एक टेबल ये हो गया। दूसरा आपका बन गया स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और क्लासरूम का। ठीक है, आपका यहाँ पे कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर आईडी का, कोर्स आईडी के थ्रू आप स्टूडेंट आईडी को रिलेट कर सकते हो और इंस्ट्रक्टर आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर को रिलेट कर सकते हो, और क्लासरूम को हमने यहाँ पे कॉमन रहने दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो कॉलम है ये यूनिक है, ये कैंडिडेट की हो गया, ये भी कैंडिडेट की हो गया, राइट। तो कोर्स आईडी के थ्रू आप स्टूडेंट आईडी के साथ रिलेट कर सकते हो, राइट, एंड इंस्ट्रक्टर आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर नेम को रिलेट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप अगर इस बिग डेटा सेट को अगर अलग अलग टेबल में, स्मॉल स्मॉल टेबल में डिफ्रेंशिएट कर दो या ग्रुप बना दो, तो वो आपका 4NF यानी कि बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म को वायलेट नहीं करेगा। ठीक है,
ये रहा हमारा टेबल, 3 अलग अलग टेबल बना है। देन आपका फोर्थ नॉर्मल आता है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जो कि बेसिकली अगर आप लेट से स्टार्टिंग से 1 2 3 और बॉयज़ चारों को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर्ड रिडंडेंस डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का बहुत ही रेयरली यूज़ आता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स आ गए। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख लो क्या हो रहा है कि आपका एक पर्सन है जो मल्टीपल सिटी में रहता है, उसके मल्टीपल स्किल्स है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या हो रहा है, बेसिकली एट द एंड जो हमारा मोटिव होता है नॉर्मलाइजेशन का डेटाबेस का, हमें डुप्लीकेशन को कम करना होता है। बट यहाँ पे आप देखोगे हमारा डुप्लीकेशन है। इसमें आप क्या करोगे, पर्सन के सिटी स्किल के साथ एक डेटाबेस टेबल बनाओगे और पर्सन के साथ सिटी का एक टेबल बनाओगे, ठीक है। पर्सन स्किल रिलेशनशिप एंड पर्सन सिटी रिलेशनशिप। इससे क्या होगा, आपका डेटा में यूनिकनेस आएगा। देख लो, स्किल एक बार रिपीट हो रही है, एक ही बार आ रही है, रिपीट नहीं हो रही है। सिटी एक बार आ रही है, रिपीट नहीं हो रही है, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह के टेबल का यूज करके इस 4NF रूल्स को फॉलो करके आप बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा टेबल है तो आप उसको स्मॉल टेबल में कन्वर्ट करके आप डेटा में यूनिकनेस ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके रूल को समझते हैं। इट डील विद द सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन वन एट्रीब्यूट इन द टेबल यूनिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस सिचुएशन को डील करता है जहां पे मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मतलब व्हेन वन एट्रीब्यूट इन द टेबल इज यूनिक। हमारे इस टेबल में एक ही है जो यूनिक है। क्या है वो? जॉन, राइट, यही यूनिक है। बट ये भी यूनिक नहीं रहा, ये डुप्लीकेट हो गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी। ये स्किल के साथ भी है एंड ये सिटी के साथ भी है, ठीक है। डिटरमाइन अनदर एट्रीब्यूट्स when one attributes in the table uniquely determine another attribute but it independent of other attribute in the table, but this is independent of other attributes in the table। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, सिटी और स्किल आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये आपका दोनों के साथ रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कंसिडर ए टेबल वेयर ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल skill and live in a multiple city same। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या हो सकता है, एक पर्सन है जिसके मल्टीपल स्किल हो सकते हैं और मल्टीपल सिटी में रहता है, जो मैंने वो एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इफ यू ट्राई टू स्टोर बोथ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेम टेबल यू विल हैव टू रिडंडेंट डेटा बिकॉज स्किल एंड सिटी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। जैसा मैंने बोला कि स्किल और सिटी दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है, वो है पर्सन, ठीक है। इस चीज में हमारा क्या हो रहा है, ये आप अगर देखोगे तो हमारा हर एक कॉलम में रिपीटेशन रिडंडेंस बढ़ रही है। यहाँ पे 2 बार पाइथन है, 2 बार सिक्वल है, 2 बार न्यूयॉर्क है, 2 बार लंदन है, और हमारा नेम जो है ये 4 टाइम्स है। इसको कम करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जहाँ पर्सन एंड इसकी रिलेशनशिप है, और दूसरा हमने बनाया जहाँ पे पर्सन सिटी रिलेशनशिप है। इसमें क्या हुआ, हमारे डेटा में यूनिकनेस आ गई। पाइथन एंड सिक्वल एक बार हो रहा है, न्यूयॉर्क एंड लंदन एक बार आ रहा है, ठीक है। बट ये 2 बार आ रहा है, ये अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते इसको, तो ये रहेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म 5NF। फिफ्थ NF डील विद जॉइंट डिपेंडेंसी। इट इंश्योर दैट डेटा कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉल टेबल। बेसिकली इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक जॉइंट डिपेंडेंसी को इंश्योर करते हैं कि एक बड़ा डेटा को हम स्मॉल टेबल में क्या कर सकते हैं, स्मॉल टेबल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाद उसको हम ज्वाइन करें साथ में। एग्जांपल के लिए हमारा प्रोडक्ट, सप्लायर एंड पार्ट। तो प्रोडक्ट P1 के साथ आप देखोगे S1 S2 सप्लायर है एंड A एंड B भी है, राइट। एंड P2 के साथ भी S1 S2 है, A एंड B है। तो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के साथ सप्लायर का हमने बना दिया, ठीक है। S1 S2 P1 एंड P2, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट के साथ पार्ट का अलग अलग, एंड सप्लायर एंड पार्ट का अलग से रिलेशनशिप बना दिया, S1 का A एंड S2 का B। इसको मैंने अलग अलग टेबल में डाला है। इसका कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि 5NF deal with joint dependency. It ensure that data can be split into a small table and then rejoined
rejoin back together without losing any data or introducing redundancy। मतलब कि 5NF का कहना का मतलब ये हुआ कि आप एक बड़े डेटा को स्मॉल स्मॉल टेबल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और अब जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप वापस उस टेबल को जोड़ सकते हो। इस रूल को ही फॉलो करता है आपका 5NF। जोड़ने के बाद आपकी जो डेटा की एक्यूरेसी है वो लूज नहीं होनी चाहिए, उसमें रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेट्स और भी ज़्यादा डुप्लीकेट्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 5NF इंश्योर करता है। यहाँ पे आप देखोगे, सपोज यू हैव ए टेबल दैट स्टोर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट सप्लायर एंड पार्ट्स। ठीक है, एक टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट सप्लायर एंड पार्ट है। फॉर ईच प्रोडक्ट कैन बी मेड यूजिंग मल्टीपल पार्ट एंड ईच पार्ट कैन कम फ्रॉम मल्टीपल सप्लायर। ठीक है, ईच प्रोडक्ट कैन मेड ऑफ मल्टीपल पार्ट। ये पॉसिबल है कि एक प्रोडक्ट को मल्टीपल पार्ट से बनाया गया हो, राइट। लेट्स से मोबाइल फ़ोन को मल्टीपल पार्ट से बनाया जा सकता है। एक मोबाइल फ़ोन मेरा P1 प्रोडक्ट है, उसको हम कैमरा, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, बैटरी, स्क्रीन, कैमरा, तो ABC हो गए, और भी अलग अलग होंगे, माइक्रोफोन्स लाइक स्पीकर्स, तो इसके ABCD हो गए। ठीक है, और उसके सप्लायर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से एक सप्लायर का प्रोडक्ट के साथ, एक पार्ट्स का प्रोडक्ट के साथ, एक प्रोडक्ट का, एक पार्ट्स का सप्लायर के साथ हमने अलग अलग टेबल बना दिया। बाद में उसको ज्वाइन करके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर बिग टेबल बाद में बना सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ही हम किस नॉर्म्स के अंदर फिट करते हैं, 5NF के अंदर फिट करते हैं। 5NF इसी क्राइटेरिया को, इसी प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। और बोलो ये पूरी प्रोसेस 5NF के अंदर आती है। अगर आप किसी बड़े टेबल को अलग अलग टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बाद में उसको ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी रिडंडेंसी और लूजिंग ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, तो आप 5NF के रूल को वायलेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये होता है 5NF। और ये गाइस ओवरऑल होता है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस, कि आप जब भी डेटाबेस को डिफाइन करते हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कि सबसे बड़ा मोटिव हमारा यहाँ पे ये होता है कि हमारे डेटा में कम से कम डुप्लीकेट्स हो। ठीक है, और हर एक नॉन की वाले जो कॉलम्स हैं उसको हम प्राइमरी की के थ्रू ही क्या कर सकें, रिलेट कर पाए, और हर एक नॉन की वाला डेटा हमारा एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।